गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कल हिंदी लैंग्वेज की बुक से सेकंड चैप्टर चल रहा था जिसमें स्वरों के भेद तक तो कंप्लीट हो गया था। अब उसके आगे देखिए स्वरों का मात्रा ज्ञान। स्वरों को दो प्रकार से लिखा जाता है, पहला स्वतंत्र स्वर के रूप में तथा दूसरा व्यंजनों के साथ मिलाकर। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब इनका रूप बदल जाता है और कुछ चिन्हों के रूप में लिखा जाता है। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जैसे देखिए छोटा आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, शेष स्वरों की अलग अलग मात्राएं होती हैं। स्वर रहित व्यंजनों को हलंत लगाकर लिखा जाता है, अर्थात स्वर रहित व्यंजन जो होता है उसको हलंत लगाकर लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले देखिए स्वर, जैसे छोटा आ है इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। अब देखिए का, तो का में नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा स्वर रहित व्यंजन है। अब देखिए दूसरी तरफ का, देखिए इसमें हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब ये स्वर सहित व्यंजन है। अब का से हमारे शब्द बन गए कमल है, कलश है। अब देखिए बड़ा आ, तो बड़ा आ क्या है, इसकी मात्रा तो है। तो अब देखिए खा, तो खा में नीचे हलंत लगा है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्वर रहित व्यंजन है। अब इधर देखिए खा में बढ़िया की मात्रा लगी हुई है, तो ये स्वर सहित व्यंजन हो गया। तो इसका देखिए खा का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनता है, खाद है, खान है। ऐसे ही आगे भी हैं, देखिए छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, बड़ी ई की है, छोटा ऊ की है, बड़ा ऊ की है, तो इन सब की मात्राएं लगी हुई हैं। अब देखिए अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार किसे कहते हैं, देखो अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु की तरह किया जाता है। जैसे देखो कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे गंगा, तो गंगा में ऊपर बिंदु लगी हुई है। ऐसी पंखा, पंखा में भी ऊपर बिंदु लगी हुई है। चोंच, चोंच में भी ऊपर बिंदु लगी हुई है। शंख आदि में किया जाता है। वर्तमान समय में अभी वर्गों, वर्ग किसे कहते हैं देख लीजिए पहले, कवर गए, चवर गए, टवर गए, तवर गए, पवर गए, ये हमारे वर्ग कहलाते हैं। ठीक है, वर्गों के स्वर रहित पंचम अक्षर के स्थान पर भी अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो हमारे वर्ग हैं ये कवर चवर, इसमें पंचम अक्षर के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग ही किया जाता है। यदि स्वर रहित पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का अन्य कोई वर्ण हो तो भी। ठीक है, अब देखिए अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं, अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है, इसका प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। देखिए जैसे गांव, गांव लिखा ऊपर चंद्र बिंदु लगाई तो ये हमारा अनुनासिक है। चांद है, चांद के ऊपर भी चंद्र बिंदु लगाई तो ये भी हमारा अनुनासिक है। हंस, हंस के ऊपर भी चंद्र बिंदु लगी तो ये भी हमारा अनुनासिक है। अब देखिए विसर्ग किसे कहते हैं, विसर्ग का उच्चारण हा व्यंजन की तरह किया जाता है, इसका प्रयोग अधिकतर शब्दों के अंत में ही किया जाता है। जैसे अतः, तो हम अतः, हा की आवाज़ निकल रही है तो हमारी ये इसके पीछे विसर्गें लगी हुई इसीलिए हा की आवाज़ निकल रही। प्रायः, प्रातः आदि। अब देखिए अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, अर्थात अंग और आहा हैं ये, इन्हें ना तो स्वर में गिना जाता है और ना ही व्यंजन में गिना जाता है। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, अर्थात जो अंग है, आहा है, इनका उच्चारण जो है वो स्वर की सहायता से किया जाता है। अब देखिए व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, अर्थात हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें व्यंजनों की संख्या 33 है। वर्तमान में ड और ढ को भी व्यंजन मान लिया गया है। अब देखिए इनके उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग जैसे कंठ है, तालु है, ओष्ठ है, दंत है आदि से स्पर्श करके बाहर निकलती है। अब देखिए व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु के विभिन्न
उच्चारण अवयवों को स्पर्श करके बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अर्थात हमारे मुख से जो वायु निकलती है, अच्छा हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से जो वायु निकलती है वो किसी न किसी स्थान को छूकर, जैसे कंठ को छूकर, तालु को छूकर, किसी भी स्थान को छूकर अगर बाहर निकलती है तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, का से लेकर माँ तक के, का से लेकर पवर्ग के माँ तक सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और ड ढ भी स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब देखिए, वर्ग, क वर्ग में का खा गा घड़ा आता है, च वर्ग में चा चा जा झा यहाँ आता है, ट वर्ग में टा टा डना आता है, और त वर्ग में ता ता धा ना आता है, प वर्ग में पा पा भा माँ आता है। और देखिए, अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत कम होता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ पूरी तरह से उच्चारण अवयवों को स्पर्श नहीं करती है। अर्थात अंतस्थ व्यंजन हम जब बोलते हैं ना, तो हमारी जो जीभ है वो उच्चारण स्थानों को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, तो इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन देखिए कौन कौन से हैं, या, रा, ला, हुआ, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए, ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय ऊष्मा, गर्म हवा, ऊष्मा अर्थात गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब ऊष्म व्यंजन देखो कौन कौन से हैं, सा, शा, शा, हा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये चार जो हैं हमारे वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, सा 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 हा। अब देखिए, संयुक्त व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यद्यपि छा, त्रा, ज्ञा, स्रा को वर्णमाला में स्थान दिया गया है, परंतु ये हिंदी भाषा के मुख्य व्यंजनों के मिले हुए संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। आइए इन संयुक्त व्यंजनों में मिले हुए व्यंजनों के बारे में जानें। देखिए, छा हमारा कैसे बना है, आधा का प्लस शा, तो मिलकर बन गया हमारा छा। अब छा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए जैसे कक्षा लिखते हैं तब भी, भिक्षा में भी होता है, रक्षा में भी होता है। अब देखिए, त्रा, आधा ता प्लस रा, अब त्रा का प्रयोग कहाँ होता है, छात्र लिखने में, पात्र में और नेत्र लिखने में भी होता है। अब देखिए, ज्ञा, तो आधा जा प्लस या मिलकर बन गया ज्ञा, तो ज्ञा से ज्ञान, प्रतिज्ञा, ज्ञात। अब देखिए, श्रा, श्रा में आधा शा प्लस रा, तो हमारा बन गया श्रा से श्रामिक, श्रीमान, श्रेय। अब देखिए, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, जब एक ही वर्ण दो बार आए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों में प्रथम वर्ण स्वर के बिना होता है। देखिए, जैसे बिल्ली लिखा है तो पहला ला लिखा है आधा, दूसरा लिखा है पूरा, तो जो हमारा आधा ला है इसमें हमारा कोई भी स्वर नहीं है। अब देखिए, पत्ता लिखा है तो पहले हमारा आधा ता है फिर पूरा ता है, तो आगे वाले आधे ता में कोई भी स्वर नहीं है। ऐसी बच्चा लिखा है तो पहले आधा चा फिर पूरा चा, तो आधे चा में हमारा कोई स्वर नहीं है। अब देखिए, वर्ण संयोग, संयोग शब्द का अर्थ होता है मेल। एक वर्ण के दूसरे वर्ण के साथ मिलने को वर्ण संयोग कहते हैं। अर्थात एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ मिलने को वर्ण संयोग कहा जाता है। ये वर्ण संयोग जो है वो दो प्रकार से किया जाता है। देखो, नंबर 1, व्यंजन और स्वर का संयोग। सभी व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। स्वर रहित व्यंजनों को हलंत लगाकर लिखा जाता है। जैसे देखिए, आधा का प्लस छोटा आ बराबर बन गया हमारा का। ऐसे देखिए, आधा खा प्लस बड़ा बराबर बन गया हमारा खा। ऐसे आधा ग प्लस छोटी ई बराबर बन गया गी। अब देखिए, नंबर 2, व्यंजनों का व्यंजन से संयोग। जब किसी व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता है तो वह व्यंजन दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ता है। व्यंजन को व्यंजन से मिलाने के लिए निम्नलिखित नियम हैं। व्यंजन को व्यंजन से मिलाने के नियम देखिए, सबसे पहला नियम है, जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा
पाई, जिसे कहते हैं पाई होती है, उन्हें अगले व्यंजन के साथ मिलाते समय उनकी पाई हटा दी जाती है। जैसे देखिए ग आधा ग प्लस या, तो देखिए ग्या तो 11 रह गया, तो 11 से हो गया 11, तो ग की जो पाई थी वो हटा दी गई। ऐसे देखिए आधा 4 प्लस 6, तो देखिए 6 रह गया, 6 से हमारा शब्द बन गया अच्छा। ऐसे देखिए आधा श प्लस व बराबर श्व, तो श्व से हमारा शब्द बन गया विश्व। अब नंबर 2, बिना पाई वाले व्यंजनों में हलंत लगाकर स्वर रहित रूप लिखा जाता है। अर्थात जिसमें पाई नहीं होती है व्यंजन में, उसमें स्वर रहित हलंत लगाकर स्वर रहित रूप लिखा जाता है। देखिए कैसे, जैसे आधा द प्लस धा बराबर दध बन गया, तो दध कहाँ प्रयोग करेंगे हम, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। तो ऐसी आधा द प्लस व बराबर द्वा, द्वा का प्रयोग करके द्वारा, द्वारा शब्द बन गया हमारा। ऐसे इसके कुछ नियम और भी हैं। अब देखिए वर्ण विच्छेद। वर्ण या अक्षर के विषय में अध्याय के प्रारंभ में जानकारी दी गई थी। ये भी स्पष्ट किया गया था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों के प्रत्येक वर्ण यानी स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों के नीचे हलंत लगाया जाता है। जैसे अब देखिए, किसी शब्द के वर्णों के स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब वर्ण विच्छेद के देखिए कुछ उदाहरण हैं। सबसे पहले औरत, तो ओ प्लस आधा रा प्लस छोटा आ प्लस आधा ता प्लस आ बन गया हमारा औरत। यहाँ पे स्वर को अलग कर दिया गया है और व्यंजन को अलग कर दिया गया है। अब देखिए गौरव, आधा गा प्लस ओ प्लस आधा रा प्लस छोटा आ प्लस आधा वा प्लस आ बन गया हमारा गौरव। ऐसे ध्रुव, आधा धा प्लस आधा रा प्लस छोटा ऊ प्लस आधा वा प्लस छोटा आ बन गया हमारा ध्रुव। ऐसे देखिए पर्वत, आधा पा प्लस छोटा आ प्लस आधा रा प्लस आधा वा प्लस छोटा आ प्लस आधा ता प्लस छोटा आ बन गया पर्वत। ऐसे देखिए कृपया, आधा का प्लस ऋण प्लस आधा पा प्लस छोटा आ प्लस या आधा या प्लस बड़ा आ कृपया। ऐसे स्वादिष्ट, आधा सा प्लस आधा वा प्लस बड़ा आ प्लस आधा दा प्लस छोटी ई प्लस आधा सा प्लस आधा टा प्लस छोटा आ बन गया स्वादिष्ट। ऐसे देखिए विद्यार्थी, आधा वा प्लस छोटी ई प्लस आधा दा प्लस आधा या प्लस बड़ा प्लस आधा रा प्लस आधा था प्लस बड़ी ई बन गया विद्यार्थी। ऐसी औषधि, ओ प्लस आधा शा प्लस छोटा आ प्लस आधा धा प्लस छोटी ई औषधि। ऐसी देखिए सहस्त्र, तो आधा शा प्लस छोटा आ प्लस आधा हा प्लस छोटा आ प्लस आधा सा प्लस आधा रा प्लस छोटा आ बन गया सहस्त्र। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।